हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू educator.avinash। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है पॉलिटी की क्लास 12 की एनसीईआरटी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर 6 जो कि है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात हो रही है तो यूएन की बात होगी, मतलब यूनाइटेड नेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी बात होगी। तो इस चैप्टर में हम सारी चीज़ें समझेंगे कि कैसे जो यूएन है उसकी वर्किंग चलती है, उसके अंदर कौन से ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, कैसे वो वर्क करती है और कैसे यूएन को एक तरह से ये भी कहा जाता है कि जो ये यूनिपोलर वर्ल्ड है उसमें जो हेजेमनी है यूएस की उसको टारगेट करने के लिए है और एक्चुअल में ये वर्क करती है यूएस की हेजेमनी के अगेंस्ट में या नहीं। ये सारी चीज़ें हम अपनी इस डिस्कशन में इंक्लूड करेंगे। तो चलिए हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी हो नोट्स की तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप ऐसी वीडियोस देखना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम अपना जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन इट। सबसे पहले हम ये पूरा जो डिस्कशन है वो शुरू करने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं जिससे कि हमें समझ में आएगा कि जो यूएन ऑर्गेनाइजेशंस थी वो किस पर्पस को दिमाग में रख के फिर बनाई गई थी। इसके बारे में ये एक लाइन कही जाती है, द यूएन वॉज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। मतलब यूएन का मतलब एक बहुत आइडियलिस्टिक वे में सोसाइटी को बनाना नहीं था जिसमें कि ह्यूमन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व आउट हो जाए और इंसान की ज़िंदगी स्वर्ग बन जाए, बट हाँ उससे नर्क बनने से बचाने के लिए यूएन ऑर्गेनाइजेशंस की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि यूएन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरी तरह से सही से वर्क करेंगी या हमेशा बिल्कुल सही रहेंगी, आइडियलिस्टिक वे में रहेंगी, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। बट हाँ इतनी श्योरिटी है कि वो यूएन की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लोगों की ज़िंदगी को बेहतर ज़रूर बनाएगी। ये मेन आइडियोलॉजी है जो माइंड में है जब यूएन की बात की जाती है। अब बात करते हैं कि यूएन की हमें ज़रूरत क्यों है और यूएन की वर्किंग कैसे चलती है। तो इसमें सबसे पहले एक केस स्टडी दी गई है लेबनान की। देखिए हमें पता है जो इज़राइल है वो आसपास जितने भी उसकी कंट्रीज़ हैं वो इज़राइल को लेके हॉस्टाइल है, तो इसलिए इज़राइल के ऊपर वो कभी ना कभी मौका लेके कहीं कैसे आक्रमण करना चाहती हैं और करती भी है। तो क्या हुआ था, जो इज़राइल था, इज़राइल नेचुरली रिटेलिएट करेगा, हमें पता है इज़राइल मिलिटरीली बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इज़राइल ने लेबनान के ऊपर जब अटैक किया था, और अटैक क्या कह के किया था कि जो लेबनान में हिजबुल्लाह के नाम से मिलिटेंट ग्रुप है हम उसे काउंटर करना चाहते हैं, उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, इस वजह से हम लेबनान में अटैक कर रहे हैं, जो कि 2006 में हुआ था। तो इस केस में देखिए यूएन का मेन पर्पस क्या है कि वो पीस एस्टेब्लिश करके रखे। तो ये पीस नहीं एस्टेब्लिश हो रही, ये वॉर हो रहा है। पर ये वॉर होने के बावजूद भी जो यूएन था वो इफेक्टिवली इस केस में वर्क नहीं किया था। वर्क कैसे नहीं किया था, यूएन पास रेजोल्यूशन ऑन दिस ओनली इन अगस्त। जून में ये सब स्टार्ट हुआ और अगस्त में जाके फाइनली यूएन के द्वारा रेजोल्यूशन पास किया गया। और इज़राइल की जो आर्मी वहाँ से विड्रू की थी लेबनान से, वो कब की थी, अक्टूबर में। तो ये क्या दिखाता है कि जैसे ऊपर लिखा गया है ना कि यूएन का एक्चुअल जो पर्पस है वो ये नहीं है कि ह्यूमैनिटी को हेवन में लेके जाना, पर उसको हेल्थ से बचाना। मतलब वो आइडियलिस्टिक वे में वर्क नहीं कर सकते हैं और वही यहाँ पे हो भी रहा है कि जो यूएन ऑर्गेनाइजेशंस है वो यहाँ पे इफेक्टिवली वर्क नहीं की, आइडियलिस्टिकली वर्क नहीं की। हम क्या कह रहे हैं कि यूएन हमेशा इफेक्टिवली वर्क करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और ये एक एग्जांपल दिखाता है कि वो इफेक्टिवली वर्क नहीं किया इस केस में। क्यों? क्योंकि देखिए आप जैसे जैसे आगे देखते जाएंगे तो आप देखेंगे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको कहीं ना कहीं से फंडिंग आती है, और वो जो फंडिंग देते हैं वो नेचुरली ये चाहेंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन उनके हिसाब से वर्क करे, उनके जो मोटोज़ है या उनके जो इंटरेस्ट है उन्हें फुलफिल करे। तो वही यहाँ पे भी होता है, जो नेशंस ज़्यादा अच्छी कंट्रीब्यूशन देते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस को, वो ये चाहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन उनके फेवर की बात करे, और यही होता भी है। ये प्रेशर के अंडर, जैसे हम बोलते हैं एनजीओ जब बने थे तो उनका इफेक्टिवली वर्क क्या था कि वो
जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं जिसको प्राइमरी रख के जो एनजीओ की इस्टेब्लिशमेंट की है उसे सॉल्व आउट करे। मगर होता क्या है, वो फंडिंग आने के कारण जो फंडिंग देते हैं वो लोग उन एनजीओज के जो मेन पर्पस है उसे विशिएट कर देते हैं। तो वही यहाँ पे भी होता है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, यूएन के ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। उन प्रेशर्स के कारण क्या होता है कि यूएन कभी कभी इफेक्टिवली वर्क नहीं करती है, जैसे कि इस केस में हो रहा है। तो वही यहाँ लिखा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट आंसर टू एवरीथिंग बट दे आर इम्पॉर्टेंट एज दे हेल्प विद मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। एक ही ठीक है, हम इससे अच्छे से समझ सकते हैं कि ठीक है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो हर चीज़ का आंसर नहीं हो सकता है कभी कभी वो इफेक्टिवली वर्क ना करे, पर फिर भी हम ये बोल सकते हैं कि हाँ वो कभी कभी अगर वर्क नहीं करे इसका मतलब ये नहीं कि उसकी इम्पॉर्टेंस ही नहीं है, उसकी इम्पॉर्टेंस है। क्यों है? क्योंकि कभी कभी वो वर्क नहीं करेगी पर बहुत बार वो वर्क करेगी। क्या वर्क करेगी कि जो वॉर है उसे ना होने दिया जाए और पीस एस्टेब्लिश की जाए वर्ल्ड कम्युनिटी में। थ्रू देम कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस आर रिजॉल्व। देखिए होता क्या है, अब जैसे सपोज कीजिए, हमने पहले भी एक बार अपने डिस्कशन में डिस्कस किया था कि दो कंट्रीज़ हैं वो इकट्ठी बैठ के अपने डिफरेंसेस सॉल्व आउट करेंगे, इसके फिर भी चांसेस है। जब बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में तो वो सारी कंट्रीज़ इकट्ठी एक प्लेटफॉर्म पे कैसे आए, वो एक प्लेटफॉर्म क्या हो, तो वो प्लेटफॉर्म होता है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। होता क्या है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसमें कि डिफरेंट जो कंट्रीज़ है वो इकट्ठी बैठती हैं और अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व आउट करने की कोशिश करती है। इससे होगा क्या, बहुत बार ऐसा होगा जो कॉन्फ्लिक्ट्स एस्केलेट होकर वॉर में तब्दील होने थे, इंस्टेड ऑफ दैट वो कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो जाएंगे और रिजॉल्व होने के कारण वो जो वॉर होनी थी वो वॉर नहीं होगी। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव वर्क है जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करती है। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में कोऑपरेशन रखें। अगर वो आपस में इकट्ठे बैठ के बात ही नहीं करना चाहती है तो वो प्लेटफॉर्म किसी काम का ही नहीं रहता है। ये यहाँ लिखा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कम्स इनटू बीइंग व्हेन स्टेट्स एग्री टू इट्स क्रिएशन। जब स्टेट्स आपस में मिलके चाहती हैं, वो एग्री करती हैं कि हाँ हम इस प्लेटफॉर्म पे आगे इकट्ठे बैठ के अपने जो इश्यूज़ है उसे रिजॉल्व करेंगे, तभी हम बोल सकते हैं कि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या वो प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है। अगर सपोज कीजिए यूएन बन भी गया और यूएन बनने के बाद भी जो स्टेट्स हैं वो आपस में बैठ के एक दूसरे की बात ही नहीं सुनती हैं, या यूएन के द्वारा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं उन्हें कोई फॉलो ही नहीं करता है, तो उस केस में क्या होगा, उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, वो एग्जिस्ट करे ना करे एक जैसा ही हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि जो यूएन है उसका काम कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट होकर वॉर में तब्दील होने को रोकना है, पर यहाँ पे ये लिखा है नॉट ओनली पीस बट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो वर्क्स इफेक्टिवली टू रिजॉल्व इश्यूज फॉर लार्जर ह्यूमैनिटी। मतलब सिर्फ ये एक जो मेजर, क्योंकि देखिए मेजर इशू क्या है कि वॉर ना हो, तो ये मेजर इशू पे ही कंसंट्रेट नहीं करती है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पर उसका और चीज़ों के ऊपर भी ध्यान होता है। जैसे कि इन्वायरमेंटल इशू की हम बात कर लें, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर लें। अब जैसे WHO है जो वो कोरोना के केस में उसने उसे पेंडेमिक डिक्लेयर किया, या और भी जितने भी इश्यूज़ हैं, तो ये सारे सॉफ्ट इश्यूज़ या हम बोले वॉर से अलग हैं जो हमारी लार्जर ह्यूमैनिटी के फेवर में जाते हैं। तो उस केस में भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रखती है। अब हमने देख लिया कि ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस क्या है। हमारा क्वेश्चन क्या था, वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो हमने समझ लिया कि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्यों है, वॉर एस्केलेट ना हो, और दूसरी बात जो लार्जर ह्यूमैनिटी है उसकी जो भी इश्यूज़ हैं उसे रिजॉल्व किया जा सके। जैसे माल न्यूट्रिशन के ऊपर बात होती है तो वो सिर्फ कंट्री लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी उसके ऊपर डिस्कशन होता है। तो ये ऐसी जो भी सॉफ्ट इश्यूज़ या और इश्यूज़ हैं वो भी इंक्लूड किए जाते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब बात आती है, ये जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने बोला NGO भी था, उसे फंडिंग चाहिए, तो सेम एज इट इज़ जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसे भी कुछ ना कुछ फंडिंग चाहिए, इसका भी कुछ कॉस्ट फैक्टर होता है। वो कॉस्ट फैक्टर क्या है, एक ही जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं या उसकी वर्किंग को कंटिन्यू रखना है, उसके लिए ब्यूरोक्रेसी वगैरह चाहिए। तो वो ब्यूरोक्रेसी कैसे वर्क करेगी, इफेक्टिवली वर्क करे, उसके लिए उन्हें पैसे भी देने पड़ेंगे, सैलरीज देनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या होता है कि जो मेंबर कंट्रीज़ होती है वो आपस में जो शेयर है, मतलब
कंट्रीब्यूशन है वो यूएन ऑर्गेनाइजेशंस को देती है। और यूएन का मेन काम क्या रहता है कि वो अपने मेंबर कंट्रीज़ को दिखाए कि हाँ आपका कंट्रीब्यूशन इतना आ रहा है मेरे पास, और उसका मैं कैसे कैसे यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। मतलब ताकि ऐसा ना हो कि एक कंट्री सिर्फ कंट्रीब्यूशन करती रहे और उसे उससे कोई बेनिफिट ना हो, और दूसरी कंट्री को उससे बेनिफिट हो मगर वो कुछ कंट्रीब्यूशन ना करे। अगर सपोज़ जो लार्जर कंट्रीज़ हैं वो आपस में एग्री करती हैं कि ठीक है चलो ये कंट्री अगर नहीं भी कंट्रीब्यूशन दे रही है तो भी हमें प्रॉब्लम नहीं है, तो वो अलग चीज़ है। अदरवाइज जो यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन पर्पस क्या रहता है कि सारे मेंबर्स को अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखे कि हाँ उनके फेवर की बात हो रही है। क्योंकि अगर देखिए मुझे लगेगा कि मुझे इस चीज़ से या इस स्कीम से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो मैं उस स्कीम में इन्वेस्ट ही क्यों करूँगी। तो वही यहाँ पे भी होता है कि अगर कंट्रीज़ को लगेगा कि उन्हें कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है तो उस केस में वो क्यों यूएन के साथ अपने आप को अटैच रखेंगे। तो ये होता है यूएन के बारे में। अब देखते हैं कि यूएन कैसे इवॉल्व हुआ, मतलब यूएन एग्जिस्टेंस में कैसे आया। तो देखिए वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस है वो लोगों को समझ में आ गई थी कि कैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस ज़रूरी है ताकि वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन ना एग्जिस्ट करे। इसलिए उन्होंने लीग ऑफ नेशन की एस्टेब्लिशमेंट की, पर लीग ऑफ नेशन की जो वर्किंग थी वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं रही, इसलिए फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 हुई। मगर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएन की एस्टेब्लिशमेंट हुई, दैट इज़ UN was founded as successor of League of Nations and was established in 1945 after World War II by signing UN Charter by 51 states। कि देखो 51 स्टेट्स ने तब एग्री किया कि हाँ हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते हैं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं जिसके थ्रू हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो और हमें बेफालतू में ये वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन ना अराइज हो हमारी लाइफ में। इसलिए वो UN ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? यूएन्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स, ताकि जो लोग हैं, जो कंट्रीज़ हैं, वो आपस में कोऑपरेशन इस्टेब्लिश कर सके। और ये किस बेसिस पे फाउंड की गई थी कि इट वुड एक्ट टू स्टॉप कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट एस्केलेटिंग इनटू वॉर एंड इफ़ वॉर ब्रोक आउट टू लिमिट एक्सटेंट ऑफ हॉस्टिलिटीज़। एक ही पहली बात तो उनका मेन पर्पज़ ये है कि वॉर एग्जिस्ट करे ही ना, और अगर वॉर इन केस हो भी जाता है वॉर्स कंडीशन में तो उस केस में भी जो लोगों के बीच में हॉस्टिलिटीज़ हैं, जो इश्यूज़ हैं या जो कैजुअलिटीज़ होनी है उसे रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। और देखिए जब ये इस्टेब्लिश किया गया था तब सिर्फ 51 स्टेट्स ने ये चार्टर को साइन किया था, मगर आज जिसकी जो मेंबर कंट्रीज़ है वो 193 है। यही दिखाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है आजकल के वर्ल्ड में भी, क्योंकि अगर इंपॉर्टेंस नहीं होती तो इतनी सारी कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने आप को लिंकअप नहीं रखती। और इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहें तो देखिए इसमें दो जो मेन जो पार्ट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, यूएन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। जो जनरल असेंबली है उसमें सारे के सारे मेंबर्स, जैसे 193 हैं तो वो सारे मेंबर्स का एक वोट होता है। और जहाँ तक सिक्योरिटी काउंसिल की बात है उसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से कि 5 जो मेंबर्स हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं। मतलब ये जो 5 मेंबर्स हैं ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं, पर जो बाकी के 10 है वो रोटेटिंग वे में उनको जो सीट है वो एलोकेट होती है सिक्योरिटी काउंसिल में। और ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इनके पास बहुत सारी पॉजिटिव या हम बोल रहे बहुत सारी पावर्स रहती हैं, जिसमें कि सबसे प्राइम जो रहती है वो वीटो पावर है। वीटो पावर का क्या मतलब है कि अगर ये 5 मेंबर में से कोई भी एक मेंबर चाहे तो कोई भी एक्शन जो लिया जा रहा है, मतलब कोई भी बिल जैसे हम बोल रहे पास हो रहा है तो उसे रिजेक्ट किया जा सकता है। तो ये वीटो पावर इन कंट्रीज़ को, जो ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। जैसे सपोज़ कीजिए अगर 14 जो मेंबर कंट्रीज़ हैं सिक्योरिटी काउंसिल की, वो कहती है कि जो ए प्लान है उसे अप्लाई कर देना चाहिए, पर इनमें से सपोज कीजिए जैसे रशिया है, रशिया बोलता है कि नहीं मैं इसके अगेंस्ट में हूँ, मैं वीटो की पावर यूज़ करता हूँ। तो ऑल्दो मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल थे या कंट्रीज थी उन्होंने इसके फेवर में वोट किया था, पर बिकॉज कि ये परमानेंट मेंबर है और इसके पास वीटो पावर है तो इसके कारण अगर ये इस बिल को रिजेक्ट करता है तो ये बिल रिजेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाती है इन 5 कंट्रीज़ को। और जहाँ तक कि इनकी बात की जाए कि जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल में क्या बात की जाती है, तो वही लिखा है वॉर एंड पीस एंड डिफरेंस बिटवीन मेंबर स्टेट्स आर डिस्कस्ड इन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल।
और जो बाकी के इशू है जैसे सोशल या इकोनॉमिक इश्यूज़ है वो जो और ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने बोला ना, एक इसके दो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल है, पर और भी बहुत सारे इसके पार्ट्स है या हम बोले ऑर्गेनाइजेशन है जो एसोसिएटेड है यूएन के साथ, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूएनडीपी हो गया, डेवलपमेंट प्रोग्राम, ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, ठीक है, यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, जो हेरिटेज साइट्स वगैरह की बात करते हैं। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी यूएन के साथ लिंक्ड है। आप समझ रहे हैं, यूएन का मेन हमने बात किया ना कि ये काम नहीं है कि सिर्फ वो यही देखे कि वॉर ना हो, उसका और भी बहुत सारे काम है। जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है तो वो हेल्थ के रिगार्डिंग बात करते हैं, ठीक है, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स की बात की जाती है, ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है। तो ये सारी चीज़ें दिखाती है कि यूएन का जो एग्जिस्टेंस है वो किसी सिर्फ एक सब्जेक्ट के रिलेटेड नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो यूएन के जुरिस्डिक्शन के अंडर आते हैं। ये हमने देख लिया यूएन के बारे में। अब देखते हैं कि यूएन के अंदर ऐसे बार बार बोला जाता है कि कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, खास करके सिक्योरिटी काउंसिल में। क्यों बोला जाता है? हमने यहाँ देखा ना कि इनके पास वीटो पावर्स है, ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। तो अगर किसी के पास वीटो पावर है तो वो उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल बना रही है, अथॉरिटेरियन बना रही है। तो जो बाकी की कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हमने बोला 183 कंट्रीज़ है, तो जो बाकी की कंट्रीज़ हैं इन 5 को छोड़ के, वो ये कह दिए कि यूएन में कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स आने चाहिए। आज ये इसकी जो वॉइस है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, पर ये बहुत देर से ऐसा चल रहा है कि जो यूएन की एग्जिस्टेंस है या जो इसका प्लान है उसमें कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। वहीं यहाँ लिखा है, सिंस लॉन्ग देयर हैव बीन डिमांड फॉर रिफॉर्म ऑफ वर्ल्ड बॉडी बट देयर इज़ लिटिल क्लैरिटी एंड कंसेंसस ऑन नेचर ऑफ रिफॉर्म्स। मगर इसके ऊपर बहुत कम कंसेंसस है कि कैसे रिफॉर्म्स होने चाहिए। जैसे कि कई बोलते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबरशिप है उसमें इंक्रीज ला दिया जाए, मतलब परमानेंट मेंबर जैसे 5 है तो 5 से बढ़ा के और ज़्यादा कर दिए जाए, नॉन परमानेंट मेंबर अगर 10 हैं तो 10 से बढ़ा दिए जाएं। पर कई बोलते हैं कि ये जो वीटो पावर है वो ही नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। अगर हम इन जो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं उसको लेके बात की जाए, यहाँ पे ये एक डायग्राम है जिसमें कि बताया गया जैसे सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो ये सारे जो इसके पार्ट्स हैं उसके बारे में बात की गई है, जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूएन ऑर्गेनाइजेशंस के। हमने देखा कि डिमांड की जाती है कि रिफॉर्म होना चाहिए, तो बात ये आती है कि रिफॉर्म की बात ही क्यों हो रही है, हमें रिफॉर्म करने ही क्यों है। उसका कारण ये है कि यूएन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश इन 1945। तो जो उस समय की रियलिटीज़ थी, उस समय की जो पॉलिटिकल रियलिटीज़ थी, ये एग्जिस्टेंस था, पॉलिटिकल सिनेरियो था, उसके बेसिस पे सारी चीज़ें डिज़ाइन की गई थी। पर कोल्ड वॉर के बाद हर चीज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। जैसे कि पहले क्या था, पहले बाईपोलर वर्ल्ड था, अब यूनिपोलर है। सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया है, यूएस स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बन गया है, चाइना इमर्जिंग पावर हो रहा है, और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है जिनोसाइड, सिविल वॉर, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो आज एग्जिस्ट करते हैं, उस समय इतने ज़्यादा रेलिवेंट नहीं थे। तो इस वजह से बोला जाता है कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होने चाहिए यूएन ऑर्गेनाइजेशंस में, ताकि जो आज की रियलिटीज़ है उसे ये ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट कर सके। हम हमेशा बोलते हैं कि चेंजेस होना हर चीज़ में ज़रूरी है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था और आज जो टाइम चल रहा है इसमें बहुत सारे उसमें चेंजेस आए हैं हमारी सोसाइटी में, जिसके कारण हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करने पड़ते हैं, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आजकल की जो डिमांड्स है या आजकल की जो रियलिटीज़ है उन्हें बिल्कुल अच्छे से दिखा सके। अगर हम उसमें चेंजेस नहीं करेंगे, अगर उसमें अमेंडमेंट्स नहीं लाएंगे और उसे जो पुरानी चीज़ें हैं उसके हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे, तो वो हमारी सोसाइटल वैल्यूज़ के हिसाब से नहीं चल पाएंगी, और नहीं चल पाएंगी तो ऐसा भी हो सकता है वो कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगी, तो थोड़ी देर बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन रेलिवेंट नहीं रहेगा। वही केस यूएन के साथ है कि अगर यूएन के अंदर हमने जो रिफॉर्म्स है वो नहीं लाए तो वो आजकल की रियलिटीज़ ही नहीं शो करेगा, और अगर रियलिटीज़ ही नहीं शो करेगा तो वो कैसे हमारे लिए रेलिवेंट होगा। इन 1992 यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड रेजोल्यूशन जिसमें 3 मेन कंप्लेंट्स की बात थी। वो क्या थी कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो आजकल की जो पॉलिटिकल रियलिटीज़ है उसे नहीं दिखा पा रही है, मगर अब बहुत सारी इमर्जिंग, जैसे इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है मगर उसको परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिली है। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखा दे कि जो पॉलिटिकल रियलिटीज़ है आजकल के टाइम की वो सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं दिखाई जाती है।
Its decisions reflect only Western values and interest and are dominated by few powers. जैसे कि हमने देख लिया है. It lacks equitable representation. मतलब किसी के लिए रिप्रेजेंटेशन, अब जो ये 5 कंट्रीज़ हैं तो इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है और बाकियों की नहीं है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये दिखाती हैं कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका जो वर्किंग है वो इफ़ेक्टिवली नहीं चल रहा है. फाइनली इसके अंडर इंक्वायरी भी इस्टेब्लिश की गई 1997 में कि कैसे यूएन को रिफॉर्म किया जाए. पर उसका आउटकम क्या था कि ठीक है, कुछ क्राइटेरियाज डिफाइन कर दिए गए कि जो नए परमानेंट या नॉन परमानेंट मेंबर्स होंगे सिक्योरिटी काउंसिल के वो कैसे होंगे, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जो कि कभी भी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं किए हैं. सिर्फ ये क्राइटेरिया फॉर टाइमिंग, जैसे बोलते हैं ना, एक ही अगर गवर्नमेंट को किसी भी चीज़ के ऊपर या किसी भी डिसीजन को लेने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है तो वो क्या करते हैं, उसके ऊपर कमेटी बिठा देते हैं. क्योंकि वो बोल देते हैं कि देखिए जी हमने तो कमेटी बिठा दी, अब जब कमेटी का रिजल्ट आएगा, जब ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी उसके बाद ही हम कुछ ना कुछ विचार कर सकते हैं, कुछ ना कुछ डिसीजन ले सकते हैं. और वो कमेटी वर्क करने के लिए बहुत टाइम ले लेती है. तो वही यहाँ पे भी है. यहाँ पे मेन कंसर्न क्या था, टाइम पास करना. एक ही उन्होंने बोल दिया कि हाँ हमने कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किए हैं जिसके हिसाब से न्यू परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो रिक्रूट किए जाएंगे सिक्योरिटी काउंसिल में. और वो क्या थे कि वो मेजर इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, मेजर मिलिट्री पावर होनी चाहिए, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर टू यूएन बजट, country that would make council more representative, nation that represent democracy and human rights. देखिए हर चीज़ कितनी वेग है. मेजर इकोनॉमिक पावर का क्या मतलब है, कितनी वैल्यू है, मिलिट्री पावर मेजर होने का क्या मतलब है, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर मतलब कितनी वैल्यू चाहते हो कि आप वो यूएन का जो बजट है उसमें कंट्रीब्यूट करें. हर चीज़ बहुत वेग थी. तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जैसे मैंने अभी कमेटी का एग्जांपल दिया, सेम एज इट इज़ ये सिर्फ टाइम पास करने वाली बात थी, अदरवाइज इसके साथ कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा. अब उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है कि कुछ कंट्रीज ऐसा चाहती है कि जो रिफॉर्म हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बोला कि वो चाहती है रिफॉर्म का मतलब ये हो कि जो वीटो पावर है वो एग्जिस्ट ही ना करे, वो सबके लिए ख़त्म हो जाए. क्यों? क्योंकि ये जो वीटो पावर है वो कुछ मतलब ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पावरफुल और अथॉरिटेरियन बना रही है. इसलिए ये जो डेमोक्रेटिक वैल्यू, डेमोक्रेसी में क्या होता है, हर कोई इक्वल होता है. तो ये जो डेमोक्रेटिक पावर है, ये डेमोक्रेटिक वैल्यू है, उसकी इथोस के अगेंस्ट में है. देखिए हमने इतना सब चीज़ डिस्कस की कि कैसे हर कोई परमानेंट मेंबर बनने की होड़ में है कि हमें भी परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए. तो ऐसा क्यों हो रहा है? वही मैंने पहले बताया था कि सबसे पहला बेनिफिट जो परमानेंट मेंबर बनने के पे मिलता है वो क्या है, वीटो का. और जो वीटो है, वीटो पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि आप कोई भी अगर बिल है या प्रपोजल रखा गया है उसके खिलाफ वीटो कर दीजिए और चाहे बाकी सारे मेंबर उसके फेवर में हो, मगर अगर आप एक परमानेंट मेंबर हो तो आपकी वीटो पावर से वो बिल नलीफाई हो जाएगा. और दूसरा क्या है, कैन कॉल अर्जेंट मीटिंग्स इफ़ दे विश. एक ही सपोज अगर इनमें से 5 परमानेंट मेंबर्स में से कोई भी चाहता है कि जो मीटिंग है अर्जेंटली कोई भी मीटिंग बुलाना चाहता है तो वो एकदम से बुलाई जाएगी. और थर्ड क्या है, परमानेंट मेंबर्स कैन यूज ट्रूप्स दैट एक्चुअली कंसिस्ट ट्रूप्स ऑफ मैनी नेशंस टू डील विद काउंटर टेररिज्म. मतलब ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, अगर ये चाहें तो ये जो ट्रूप्स हैं यूएन की ट्रूप्स कौन सी है, यूएन में क्या होता है, पीस बिल्डिंग कमीशन है, उसके अंडर कुछ ट्रूप्स हैं, हर कंट्री कंट्रीब्यूट करता है ताकि जो इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी टेररिज्म के अगेंस्ट में कुछ भी काम करना है, पीस मेकिंग के लिए कुछ भी काम करना है, उसके लिए वो कंट्रीब्यूट करता है अपनी ट्रूप्स को कि वो उस पर काम करे. उसमें कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है. तो जो ये परमानेंट मेंबर्स हैं तो ये सारी ट्रूप्स को अपनी नेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं ताकि वहाँ पे अगर टेररिज्म की कोई प्रॉब्लम है उसे काउंटर किया जा सके. तो ये 3 मेन बेनिफिट्स रहते हैं परमानेंट मेंबर्स के. और हमने पहले डिस्कस कर लिया कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जो कौन से हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस. और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि रोटेशन में इलेक्ट किए जाते हैं फॉर 2 ईयर टर्म. और किसके द्वारा, जनरल असेंबली के द्वारा. और ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है इसमें क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है कि 5 जो होंगे वो अफ्रीकन और एशियन स्टेट से होंगे, 1 ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से, 2 लैटिन अमेरिकन स्टेट से, 2 वेस्टर्न यूरोपियन और अदर स्टेट से.
तो ये क्राइटेरिया रखा गया है कि कैसे ये जो 10 सीट्स हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स की वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इस बेसिस पे जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका क्या रहता है कि वो इलेक्ट किए जाते हैं। कंट्री कैन नॉट बी री इलेक्टेड इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग टर्म ऑफ 2 ईयर, कि जैसे सपोज इंडिया 2 ईयर्स के लिए अपनी सीट लेके हटाया तो उसके एकदम बाद चाहे बाकी कंट्रीज उसे सपोर्ट भी करे तब भी वो मेंबर नहीं बन सकता, नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये हो गया इसके बारे में सिक्योरिटी काउंसिल के। अब देखते हैं जो यूएन है उसकी जुरिस्डिक्शन कैसी है। तो जो मीटिंग्स ऑफ लीडर्स इन 2005 डिसाइडेड फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू मेक यूएन मोर रेलिवेंट इन चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट, कि आजकल के कॉन्टेक्स्ट में कौन से स्टेप्स है जो हमें लेने चाहिए ताकि जो यूएन की इम्पोर्टेंस है वो बनी रहे। सबसे पहले क्रिएशन ऑफ पीस बिल्डिंग कमीशन, जिसकी हमने बात की ना कि इंडिया भी है जो वो पीस मेकिंग जो ट्रूप्स होती है उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो ये इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो ये पूरा प्रोसेस था उसकी कमीशन जो इस्टेब्लिश हुई थी वो फर्स्टली कब हुई थी 2005 में, और इसका पीस बिल्डिंग कमीशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में। और देखिए न्यूयॉर्क कहाँ है, यूएस में। इट इज़ यूएन इंटर गवर्नमेंटल एडवाइजरी बॉडी, मतलब ये एडवाइजरी बॉडी है, इसका जो भी ये एक तरह से जो अपनी रिपोर्ट देगी वो बाइंडिंग नहीं है जनरल असेंबली या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे। और इसका मेन वर्क क्या है, ताकि ये जो पीस एफर्ट्स है उसे सपोर्ट करे, ताकि जो कंट्रीज़ हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, मतलब उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो सके। ये मैप है जो बुक में था जिसमें ये बताया गया है कि यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस कहाँ कहाँ हुए हैं। सेकेंड पॉइंट क्या था कि एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, कि अगर सपोज कीजिए कोई भी कहीं भी कोई इश्यू अराइज होता है किसी कंट्री में और वहाँ पे जो कंट्री है वो अपने सिटीजन्स को नहीं बचा पा रही है, मतलब उसके खिलाफ जो एट्रोसिटीज़ हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रही है या उन एट्रोसिटीज़ के खिलाफ नहीं अटेम्प्ट कर पा रही है, तो उस केस में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो आगे आएगी और लोगों की मतलब लार्जर ह्यूमैनिटी, क्योंकि देखिए जो यूएन ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या काम है, लार्जर ह्यूमैनिटी के फेवर में काम करना। तो क्या होगा कि अगर लार्जर ह्यूमैनिटी थ्रेटन्ड है एट्रोसिटीज़ के द्वारा तो उस केस में इंटरनेशनल कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनकी लाइफ ईज की जा सके। थर्ड क्या था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन, कि ह्यूमन राइट कमीशन के एस्टैब्लिशमेंट होना, क्योंकि देखिए आजकल के सिनेरियो में ह्यूमन राइट्स और इवन एनिमल राइट्स की भी अगर हम बात करें वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो जाते हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल एस्टैब्लिश करना ये थर्ड स्टेप माना गया था जो कि 2006 में एस्टैब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और उसका मिशन क्या है, वही प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स अराउंड वर्ल्ड। फोर्थ क्या है, एग्रीमेंट टू अचीव मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। देखिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो हैं इनको मेनली 8 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है ताकि जो लोग हैं उनकी लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया जा सके। और वो 8 गोल्स क्या है, फर्स्ट क्या है, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। एक ही जो एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर है, देखिए ये जो इतने भी आपको 8 गोल्स दिखेंगे ना ये बहुत ज़्यादा आपको आइडियलिस्टिक से लगेगा कि बहुत ज़्यादा मतलब आइडियल सोसाइटी को बनाने के लिए है, मगर हाँ ठीक है ये इसलिए बनाएंगे कि एटलीस्ट इस डायरेक्शन में कुछ वर्क किया जाए। बट कब तक ये अचीव होंगे इसका कोई एक हम डेट डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप बोले कि एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर को इरेडिकेट करना है तो आपको भी पता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। हम एक कंट्री में भी ये चीज़ पॉसिबली नहीं कर पाएंगे जो वो वर्ल्ड कम्युनिटी में चाहते हैं। उसके बाद अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, कि प्राइमरी एजुकेशन यूनिवर्सली हर जगह अवेलेबल हो जाए। प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, कम्बैट HIV एड्स मलेरिया या और भी जो भी डिजीज़ हैं, इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कॉमन इश्यूज़ हैं जो हम बोलेंगे सोसाइटी में आज एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें टैकल करने के लिए यूएन के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था कि ये सारे गोल्स हमें अचीव करने हैं। फिफ्थ क्या था, कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशन, जो कि इंडिया हमेशा से बोलता है। सिक्स, क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेसी फंड। डेमोक्रेसी फंड का मतलब क्या कि बहुत सारी और कंट्रीज जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की जा सके, उसके लिए अटैम्प्ट करें और उसमें जो अटैम्प्ट में खर्चा होगा उसके लिए एक फ़ंड बनाया गया, डेमोक्रेसी फंड, जो कि 2005 में बनाया गया था टू सपोर्ट डेमोक्रेटाइजेशन एफर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड।
अब बात आती है इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है। अगर यूएन रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो इंडिया का कहना ये है कि हम ये सोचते हैं कि जो यूएन है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। हम ये नहीं कहते कि यूएन की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है, बट हम ये कहते हैं कि यूएन की जो वर्किंग है उसे स्ट्रेंथन किया जाए, उस ताकि वो जो चेंजिंग सिनेरियो है हमारे वर्ल्ड के, जो चेंजिंग पॉलिटिकल सिनेरियो है, उससे रिप्रेजेंट कर सके। इंडिया बिलीव्स दैट डेवलपमेंट शुड बी सेंट्रल टू यूएन्स एजेंडा एज इट इज वाइटल प्री कंडीशन फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंडिया का मानना ये है कि यूएन का मेन एजेंडा जो है वो किसके अराउंड होना चाहिए, डेवलपमेंट। और इंडिया क्या सोचता है कि जो यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक्चुअल में जो सिक्योरिटी काउंसिल का मेन वर्क है उसे ही थ्रेटन करती है, मतलब उसका जो एक्चुअल करेक्टर उसे थ्रेटन करती है। हमारा सोचना ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनका इम्पॉर्टेंट रोल है, तो इसलिए उन्हें सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होना चाहिए, ताकि वो, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी काउंसिल के जो भी डिसीजंस होते हैं वो पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो अगर सिक्योरिटी काउंसिल में डेवलपिंग कंट्रीज़ होगी तो वो इफ़ेक्ट, क्योंकि आजकल देखिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका रोल ज़्यादा है, उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में। और इंडिया अपने आप से भी चाहता है कि वो परमानेंट मेंबर बने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। और ये वही हमने पहले भी बात की कि इंडिया की अगर हम बात करें तो यूएन का जो पीस कीपिंग एफर्ट्स होते हैं उसमें इंडिया का बहुत अच्छा या बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। इंडिया लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर है यूएन मिशन सिंस इंसेप्शन। देखिए जब से पीस कीपिंग मिशन स्टार्ट हुए हैं तब से इंडिया ने बहुत ज़्यादा अपनी ट्रूप्स की कंट्रीब्यूशन की है यूएन के इन मिशंस में। अब लास्ट जो इसमें चीज़ आती है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था जब वीडियो स्टार्ट की थी कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जो यूएन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यूनिपोलर वर्ल्ड में जो यूएस है उसकी हेजेमनी को काउंटर करती हैं। तो ये कितना रेलिवेंट है और कितना रेलिवेंट नहीं है। तो सबसे पहले देखिए वही बात कि सम कंट्रीज होप दैट यूएन कैन कोप बेटर विद यूनिपोलर वर्ल्ड इन विच यूएस वॉज मोस्ट पावरफुल कंट्री। बट एक्चुअल में क्या है, यूएस की मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर जो है वो उसे इजीली ऐसी पावर देती है, क्योंकि देखिए यूएस हेजेमनी है। तो इस केस में यूएस को एक ऐसी पावर देती है उसकी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर कि वो यूएन की जो भी डिसीजन है उसे भी इग्नोर आसानी से कर जाता है। और यूएस की अगर हम यूएन की डिसीजन मेकिंग में बात करें तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहती है, क्योंकि यूएस बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर रहता है यूएन में। और दूसरी बात हमने देखा कि कैसे जो सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह है वो सारी का भी हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ है, यूएस में। तो ये भी यूएस को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाती है। देखिए हुआ क्या था, हमने पहले अपने चैप्टर्स में डिस्कस किया है, जो ये यूएन ऑर्गेनाइजेशन है ये एक्चुअल में यूएस के द्वारा ही इस्टेब्लिश की गई हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी अथॉरिटी और ज़्यादा अच्छे से इम्पोज करता है यूएन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। और देखिए इसी वजह से यूएस परमानेंट मेंबर भी है। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो यूएन है वो यूएस की हेजेमनी को काउंटर कर रहा है। एक्चुअल में यूनिपोलर वर्ल्ड इन विच यूएस इज डोमिनेट, यूएन कैन एंड हैज सर्व टू ब्रिंग यूएस एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इनटू डिस्कशन ओवर वेरियस इश्यूज। कि एक्चुअल में जो यूएन है वो यूएस की हेजेमनी को काउंटर नहीं कर रहा है, बट हाँ वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिसमें कि यूएस और बाकी जितनी भी कंट्रीज है वो इकट्ठी बैठ के जो इश्यूज़ हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन कर सके। इसके अलावा अगर हम बोले कि यूएन जो है वो यूएस की हेजेमनी को काउंटर कर रहा है, वो बिल्कुल गलत है। इससे ये चैप्टर एंड होता है। अभी हम लास्ट में एक बार समराइज करते हैं हमने इसमें क्या क्या डिस्कस किया। हमने इसमें सबसे पहले तो यही देखा था कि यूएन का इम्पोर्टेंस क्या है, यूएन को इस्टेब्लिश करते समय आइडियोलॉजी क्या थी, फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, क्या रोल्स हैं जो यूएन ऑर्गेनाइजेशंस प्ले करती हैं, फिर यूएन कैसे इवॉल्व हुआ लीग ऑफ नेशन से, फिर उसकी कितनी मेंबर कंट्रीज है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में और जनरल असेंबली में। फिर हमने देखा रिफॉर्म्स की बात की जाती है यूएन में, तो वो रिफॉर्म्स क्या है और क्यों, रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों है। फिर हमने देखा कि कैसे कुछ स्टेप्स लिए गए थे यूएन जनरल असेंबली के द्वारा इनको रिजॉल्व करने के लिए या रिफॉर्म्स को इनिशिएट करने के लिए, बट वो इफ़ेक्टिव नहीं थे। फिर हमने देखा परमानेंट मेंबर्स जो हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो उनको क्या बेनिफिट्स रहते हैं, वो परमानेंट मेंबर्स कौन है, नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन है, कैसे इलेक्ट होते हैं। फिर हमने देखा कि यूएन में कौन से चेंजेस की बात की गई है ताकि जो यूएन है उसकी रेलिवेंस बनी रहे आजकल के टाइम में भी। फर्स्ट हमने पीस बिल्डिंग कमीशन की बात की,
फिर हमने देखा कि कैसे एट्रोसिटीज़ जो लोगों की होती है उसके खिलाफ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी वो इकट्ठी हो, ह्यूमन राइट काउंसिल की बात की, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं वो देखे, फिर हमने टेररिज्म की बात की, फिर लास्ट में हमने देखा डेमोक्रेसी फंड के बारे में कि वो क्या है और कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है। फिर हमने देखा कि इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है कि अगर यूएन रिफॉर्म्स की बात की जा सके, और लास्ट में ये देखा कि कुछ लोग जो बोलते हैं कि यूएन जो है वो यूनिपोलर वर्ल्ड में जो यूएस की हेजेमनी है उसे काउंटर करता है, वो काउंटर करता है या नहीं करता है। तो इसके साथ ये चैप्टर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।